इंडिया के आईटी जायंट्स जो हमेशा से सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए जाने जाते थे, अब अपना बड़ा बेट चिप्स और हार्डवेयर पर लगा रहे हैं। इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, एचसीएल अब सेमीकंडक्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में एंटर हो रहे हैं। पर क्यों? Hi everyone, मैं हूं गौरी and this is exactly what we are going to see in our first story of today. सेकेंड स्टोरी में सेबी ने अभी एक ऐसा रूल चेंज किया है जो कि रिलायंस जियो और एनएससी जैसे जायंट्स के लिए आईपीओ का रास्ता काफी स्मूथ कर देगा। थर्ड स्टोरी में सुप्रीम कोर्ट ने इंडिया के हाउसिंग मार्केट में कुछ सुपर इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस दिए हैं जो कि रियल एस्टेट में एक क्लीन अप की नीड को हाईलाइट करेगा। सो लेट्स गेट इनटू इट। एक मैसिव सेक्टर वाइड स्ट्रेटेजिक शिफ्ट में इंडियन आईटी जायंट्स सॉफ्टवेयर और सर्विसेज से अब सेमीकंडक्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में आ रहे हैं और इसका रीजन काफी अपैरेंट है। एक तरफ आईटी सर्विसेज सेक्टर अपने ट्रेडिशनल बिजनेस में स्लो डाउन्स और अनसर्टेनिटी फेस कर रहा है, दूसरी तरफ इंडियन गवर्नमेंट अग्रेसिवली सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम बनाने पे फोकस कर रहा है। सो नेचुरली आईटी फर्म्स अपना आर&डी, इंजीनियरिंग और ग्लोबल एक्सपीरियंस यूज करके इस न्यू सनराइज सेक्टर में एंट्री लेने का एक्टिवली कंसिडर कर रहा है। विप्रो ने लास्ट मंथ हर्मन के साथ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्यूशंस बिजनेस में $375 मिलियन इन्वेस्ट करके स्टेक एक्वायर किया। एचसीएल ग्रुप फॉक्सकॉन के साथ नोएडा में 3700 करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट के साथ एक सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन फैसिलिटी बना रहा है। लास्ट ईयर इन्फोसिस ने इन सेमी नाम का बेंगलुरु बेस्ड सेमीकंडक्टर डिजाइन फर्म को एक्वायर किया था। साइंट ने अपनी सेमीकंडक्टर स्पेसिफिक सब्सिडरी लॉन्च की है, साइंट सेमीकंडक्टर्स, और सिमिलरली एल&टी सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड भी इनकॉर्पोरेट हुई है जो कि एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज और एलटीआई माइंडट्री को सपोर्ट करेगा। और हाँ, बिफोर आई फॉरगेट, टीसीएस चिपलेट बेस्ड सिस्टम इंजीनियरिंग सर्विसेज लॉन्च करके सेमीकंडक्टर इनोवेशन एक्सेलरेट कर रहा है और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ पार्टनरशिप भी है जो इंडिया के पहले डोमेस्टिकली प्रोड्यूस चिप्स 2026 तक लाने की प्लानिंग में है। तो क्लियरली यहां पर एक पूरा सेक्टर वाइड पिवट दिखाई दे रहा है। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि ये एक डी रिस्किंग स्ट्रैटेजी है। आईटी फर्म्स अपने एक ही रेवेन्यू सोर्स पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते। प्लस ग्लोबल सेमीकंडक्टर मार्केट $600 बिलियन का है और 2032 तक $2 ट्रिलियन तक पहुंचने का फोरकास्ट है। इंडिया का खुद का मार्केट भी है 45 से $50 बिलियन से ग्रो होकर 2030 तक $100 बिलियन क्रॉस करने का एस्टिमेट है। लेकिन अभी आईटी कंपनीज अपना सेमीकंडक्टर रेवेन्यू सेपरेटली डिस्क्लोज नहीं करती। मतलब ये बेट्स लॉन्ग टर्म है और फाइनेंशियल इंपैक्ट नियर टर्म में विजिबल नहीं होगा। प्लस एक और चीज है, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग एक कैपिटल इंटेंसिव और हाई रिस्क बिजनेस होता है। इसीलिए अभी आईटी फर्म्स आर&डी, डिजाइन और पार्टनरशिप्स पे ज्यादा फोकस कर रही हैं, मतलब कि फाउंडेशन बिल्ड कर रही हैं। एक्चुअल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन मैन्युफैक्चरिंग को सिर्फ सिलेक्टिव प्लेयर्स जैसे कि एचसीएल, फॉक्सकॉन और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ही अटेम्प्ट कर रहे हैं। सो बिगर पिक्चर यहां पर यह है कि इंडियन आईटी जायंट्स अब एआई और चिप्स इकोसिस्टम में डीपर वैल्यू चेन की तरफ मूव कर रहे हैं। तो 90s में आउटसोर्सिंग के जैसे अब क्या ये आईटी इंडस्ट्री के लिए अगला बड़ा इन्फ्लेक्शन पॉइंट होगा? लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट्स बिफोर वी मूव टू द सेकंड स्टोरी। दूसरी स्टोरी में सेबी के नए आईपीओ रूल्स इंडिया के लार्जेस्ट कंपनीज के लिए पब्लिक इशू लेके आना और भी सिंपल कर सकते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट। पहले रूल ये था कि अगर किसी कंपनी की मार्केट वैल्यू 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है तो उन्हें आईपीओ में मिनिमम 5% इक्विटी को सेल करना पड़ता था। मतलब कि रिलायंस जियो जैसी कंपनीज के लिए जिसका वैल्यूएशन 13.5 लाख करोड़ रुपीस तक जा सकता है, आईपीओ साइज 58,000 से 67,000 करोड़ रुपीस बन जाता। इससे प्रॉब्लम यह है कि एक साथ इतनी बड़ी सप्लाई मार्केट में आने से लिक्विडिटी नहीं होती। अब सेबी ने इस रिक्वायरमेंट को हाफ कर दिया है विद ओनली 2.5% ऑफ इक्विटी मैंडेटेड टू बी सोल्ड इन द आईपीओ। मतलब कि जियो का आईपीओ साइज अब रफली 30,000 करोड़ रुपीस के आसपास हो जाता है, विच इज मोर मैनेजेबल एंड मोर मार्केट फ्रेंडली। अब इस रिलैक्सेशन से बेनिफिट सिर्फ जियो को नहीं होने वाला है। एनएससी यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भी अगले साल लिस्ट होने की प्लानिंग में है जिसका वैल्यूएशन भी 5 लाख करोड़ रुपीस से ऊपर हो सकता है। उसको भी आईपीओ फ्लोट रिक्वायरमेंट लाइट होने से फायदा होगा। इनफैक्ट एलआईसी का मेगा आईपीओ के टाइम पे ना सेबी ने 3.5% फ्लोट करने का स्पेशल अप्रूवल दिया था। लेकिन अब ये जो रूल्स हैं वो यूनिफॉर्म और प्रिडिक्टेबल बना दिए गए हैं जिससे हर मेगा आईपीओ को एक क्लियर फ्रेमवर्क मिले। मार्केट फ्लोट के अलावा सेबी ने एक और मेजर ट्वीक किया है विच इज एन एक्सटेंशन ऑफ द टाइमलाइन टू मीट द मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग रिक्वायरमेंट। पहले कंपनीज को 25% मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग अचीव करने के लिए 3 साल मिलते थे।
अब लार्ज कंपनीज को इसके लिए 10 साल 10 इयर्स तक का टाइम मिलेगा। मतलब कि एक ही बार में मैसिव स्टेक डाइल्यूशन नहीं होगा, लिक्विडिटी ड्रेन नहीं होगी और सेकेंडरी मार्केट हेल्दी बना रहेगा। आईपीओस का हम आउटलुक देखें तो आज के टाइम पर इंडिया के आईपीओ पाइपलाइन का साइज है 2.8 लाख करोड़ रुपीस है। इसमें से 1.14 लाख करोड़ रुपीस को ऑलरेडी सेबी से ग्रीन सिग्नल मिल चुका है और 1.64 लाख करोड़ रुपीस अभी अप्रूवल का वेट कर रहा है। मतलब कि सप्लाई हैवी होने वाली है और इसमें सेबी के नए नॉर्म्स ये इंश्योर करते हैं कि रिलायंस जियो जैसे रिकॉर्ड साइज आईपीओस फीसिबल भी हो और मार्केट लिक्विडिटी को डिस्टर्ब भी ना करें। तीसरी स्टोरी में 12 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रूलिंग में यह बोला है कि स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टर्स आर डिस्टेबलाइजिंग इंडियाज रेसिडेंशियल रियल एस्टेट। और साथ ही कोर्ट ने यह ऑब्जर्व किया कि हाउसिंग सेक्टर को सिस्टमैटिक रिफॉर्म्स की जरूरत है इंडिया में, ताकि जेन्युइन होम बायर्स प्रोटेक्ट हो सके। देखिए, नॉर्मल इन्वेस्टर्स और होम बायर्स तो लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉपर्टी लेते हैं, या तो खुद रहते हैं या फिर रेंटल इनकम के लिए। लेकिन स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टर्स एक अलग तरीके का लीग है, एक अलग तरीके का सेगमेंट है। ये लोग बाय बैक स्कीम्स या अश्योर्ड रिटर्न वाले कॉन्ट्रैक्ट से शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉपर्टी को ट्रेड करते हैं और इनका इंटेंट इससे पैसे बनाना होता है, ना कि घर को यूज करना। तो प्रॉब्लम तब होती है जब इन स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टर्स से डिमांड आर्टिफिशियली इन्फ्लेट हो जाती है। एनसीआर यानी कि नोएडा गुरुग्राम बेल्ट इसका क्लासिक एग्जांपल है। ग्रेटर नोएडा के एक डेवलपर ने स्पेक्युलेटिव बायर्स को बाय बैक स्कीम्स में बल्क में फ्लैट्स को बेच दिए और प्रोजेक्ट खत्म ही नहीं किया। इसके बाद स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टर्स ने डेवलपर के अगेंस्ट इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड को यूज करके एक्शन लिया, लेकिन इससे जेन्युइन होम बायर्स के लिए भी प्रोजेक्ट्स अटक गए। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने स्पेक्युलेटिव बायर्स के इस एक्शन के अगेंस्ट रूल किया है और बोला है कि ऐसे मिसयूज को रोकने के लिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड का प्रोजेक्ट स्पेसिफिक रेजोल्यूशन होना चाहिए। मतलब कि एक प्रोजेक्ट डिफॉल्ट किया तो पूरी की पूरी कंपनी कोलैप्स ना हो, सिर्फ उस प्रोजेक्ट का इंसॉल्वेंसी प्रोसेस चलता रहे, ताकि वायबल प्रोजेक्ट्स बचे रहें और जेन्युइन बायर्स सेफ रहें। लॉन्ग टर्म के लिए कोर्ट ने बताया कि रियल एस्टेट को सिस्टमैटिक रिफॉर्म्स की जरूरत है इंडिया में। कोर्ट ने गवर्नमेंट को 3 महीने के अंदर एक कमेटी बनाने को कहा है, जिसमें हाउसिंग और लॉ मिनिस्ट्रीज, फाइनेंस एक्सपर्ट्स और रेगुलेटर्स मिलकर रियल एस्टेट के लिए वायबल रिफॉर्म्स को सजेस्ट करें। ये रिफॉर्म्स जेन्युइन बायर्स के प्रोटेक्शन, स्ट्रेस रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स की फाइनेंसिंग और रियल एस्टेट में स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टिंग को डिस्करेज करने के अराउंड हो सकते हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड एक रिवाइवल फंड बनाने का सजेस्ट किया है, जिससे जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स अटक गए हैं उन्हें फिर से चलाया जा सके। ऑल्टरनेटिवली गवर्नमेंट के एग्जिस्टिंग स्वामी फंड के स्कोप को एक्सपैंड करने का भी एक सजेशन हो सकता है। इनफैक्ट कोर्ट ने यह भी एम्फसाइज किया है कि गवर्नमेंट को एक स्ट्रॉन्ग और एनफोर्सेबल फ्रेमवर्क बनाना चाहिए होगा, ताकि जो डेवलपर्स हैं वो बायर्स को इस तरीके से एक्सप्लॉइट ना करें, डिफ्रॉड ना कर पाएं। और जैसे जैसे ज्यादा प्रोजेक्ट्स इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स में जा रहे हैं, बेंच ने यह भी सजेस्ट किया है कि सेंटर एक ऐसी स्पेशल बॉडी क्रिएट करे जो कि स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई करे, उन्हें टेक ओवर करे और कंप्लीट करे। ये बॉडी नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के मॉडल पे हो सकती है या फिर एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू भी हो सकती है, जहां पर कंस्ट्रक्शन फोकस्ड पीएसयूज भी इन्वॉल्व हो। अब इन सब का लिस्टेड रियल एस्टेट स्टॉक्स पे क्या इंपैक्ट होगा? वेल, शॉर्ट टर्म में सेंटिमेंट कॉशियस हो सकता है, क्योंकि जब भी रेगुलेशन टाइट होते हैं तो स्पेक्युलेटिव लिक्विडिटी मार्केट से निकल जाती है। लेकिन लॉन्ग टर्म में क्रेडिबिलिटी बिल्ड होने का मतलब है कि जेन्युइन डिमांड और रियल बायर्स के लिए सेक्टर एक तरीके से सेफर बन जाएगा। लोग ट्रस्ट ज्यादा करेंगे और ऑर्गेनाइज्ड लार्ज डेवलपर्स जो कंप्लायंस फ्रेंडली हैं, उनके लिए ये पॉजिटिव फिल्टर भी हो सकता है। तो ये थे 3 बिग अपडेट्स ऑफ द मार्केट्स टुडे। आईटी जायंट्स सेमीकंडक्टर में पिवट कर रहे हैं और अपने रेवेन्यू को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। सेबी के आईपीओ नॉर्म्स जो कि मेगा लिस्टिंग्स को इजी बना रहे हैं, जिससे कि लार्ज इश्यूज के लिए प्रिडिक्टेबल फ्रेमवर्क सेट हो रहा है। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हाउसिंग बबल पर हार्ड हिटिंग ऑब्जर्वेशंस दिए हैं विद एन ऑब्जेक्टिव टू फिल्टर आउट स्पेक्युलेटिव बायर्स एंड प्रोटेक्ट जेन्युइन रियल एस्टेट बायर्स। लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दीज स्टोरीज इन द कमेंट्स। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। कल फिर मिलते हैं कुछ नई स्टोरीज के साथ। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.